और उसके बाद जी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन मॉलिक्यूल्स आर एसेंशियली नॉन पोलर। पहली बात क्या है, ये नॉन पोलर है, इनके ऊपर जो है ना पोल्स नहीं बनते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हमने कहा था। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेट दोनों का मेरे ख्याल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। अगर एक की 2 है तो एक की 2.1 है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कोई ज्यादा नहीं है। सो देयरफॉर जो आपके अल्केन्स हैं ये नॉन पोलर होते हैं, इनके अंदर एटम्स के ऊपर चार्जेस नहीं होते, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होते। पहली बात तो नॉन पोलर होते हैं। दूसरी बात इनकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब पानी में क्या होंगे? नॉन पोलर है और लेस डेंस है, पानी में सॉल्युबल है और पानी के ऊपर तैरेंगे। आप कभी पेट्रोल को फेंके ना पानी के ऊपर तो ऊपर तैरता है, घी फेंके ऑयल फेंके, क्यों? पहली बात वो नॉन पोलर है, पानी पोलर है। तो आपको याद होगा लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। सो देयरफॉर दे आर लेस डेंस and than the water and are insoluble in it because they are non polar. Chemically alkanes are unreactive towards most ionic compounds. Ionic compound के साथ रिएक्शन ही नहीं करते alkanes। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नॉन पोलर है, वो पोलर है, ठीक है। This lack of reactivity makes them useful solvent। अब इनका अनरिएक्टिव हो रहा है, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं, अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पैराफिन्स? बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस, ये इनर्ट है, अनरिएक्टिव है। पैरा मीन लेस एंड एफिन मीन एफिनिटी, दे हैव लेस एफिनिटी फॉर द केमिकल रिएक्शन। इनके अंदर जो सिंगल बॉन्ड्स है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। अभी पता नहीं आपको सिग्मा बॉन्ड का पता नहीं पता, लेकिन हाँ सिग्मा बॉन्ड का आपको नहीं पता, हाइब्रिडाइजेशन आप बाद में जाकर पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको फिर पता चलेगा। तो इनके अंदर एक बॉन्ड है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उस सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से आपके अल्केन्स क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं? ओह माय गॉड, मैंने नाम ले लिया ना तो पूछा जाएगा। मैं बताता हूँ। देखो बेटा, आपके जो पी सबशेल है ना वो लोब्स की फॉर्म के होते हैं। किसकी फॉर्म के? मैंने बताया था जो एस सबशेल है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और जो आपके पी सबशेल्स हैं वो लोब्स की फॉर्म में होते हैं। आप समझ आए? यूं होते हैं। और जेड वाला जो होगा वो इससे बाहर होगा, पीछे भी होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर एक पी बॉन्ड दूसरे पी शेल के साथ हेड टू हेड, समझ आया, ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग करे या बॉन्ड बनाए तो इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए ना, एक ये पीएक्स है, ये पीएक्स है, तो पीएक्स से क्या करेगा? हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, आमने सामने। एक लोग दूसरी लोग के ऊपर यूं आगे चढ़ेंगे, इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्ड दो पी सब शेल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेगा, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। अब एक ये भी बन सकता है, हाँ जैसे वो है बिल्कुल उसी तरह के। मैं तुम्हें बता दूं, एक है एक लोब दूसरी लोब के ऊपर ऐसे ओवरलैप करे, सामने से सामने ओवरलैप करे। दूसरा ये एक लोब ये है और दूसरी लोब ये है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो, समझा? एक है आमने सामने आके ओवरलैपिंग करे, एक है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करे। तो जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है वो होता है पाई बॉन्ड, और जो दो लोब्स के हेड टू हेड ओवरलैप से बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। और जो ये सिग्मा बॉन्ड होता है ये ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है, शेल एक दूसरे पे ओवरलैप करता है और समझ आ लिया। और ये इनर्ट होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो इतना ताकतवर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एटम्स के दरमियान में नहीं होते बल्कि उनके ऊपर होते हैं, समझ आ लिया। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स के दरमियान में होते हैं, उन पे अटैक करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज इनर्ट, और जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है? समझ आ गए? क्लियर है आप सबको? नहीं बेटे, जो याद रखना, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, समझ आ लिया। तो ये जो शेल्स ओवरलैप करेंगे ये करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। सो देयरफॉर यहां पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। भाई आपने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में वो इलेक्ट्रॉन शेल दोनों एटम की शेल लेंगे, तो पाई बॉन्ड के अंदर वो शेल्स के अंदर मर्ज होके नए शेल्स बना देंगे, ठीक है। इसे कहते हैं फिर हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड इमर्ज होके नए शेल बनाएंगे। हाँ, ये यूं इस तरह मर्ज होंगे ना तो इसकी शेप कुछ और बनेगी, इस तरह मर्ज होंगे तो इसकी शेप कुछ और बनेगी। आप समझ आ रहे? मर्जिंग तो होगी, पक्की बात, नए शेल्स बनेंगे,
बॉन्डेड शेल्स होंगे, ठीक है, यानी बॉन्ड पेयर्स उसके अंदर फिर होते हैं मौजूद। प्रॉब्लम किसी को? आगे चले। सो ये बच्चे हमारे पास हमने देख ली चीजें। द लैक ऑफ रिएक्टिविटी मेक्स देम यूजफुल सॉल्वेंट्स, इनका अनरिएक्टिव होना ही इनको अच्छा। अच्छा मेरी बात सुने, अब हमने किसी चीज से ऑयल निकालना है, मैंने कहा ना ये ग्रीसेस के लिए, ऑयल्स के लिए, फैट्स के लिए ऐसे सॉल्वेंट काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बच्चे अब अगर आपका जो सॉल्वेंट है जिसने उस ऑयल को अपने डिसॉल्व करके उस चीज से आपने एक्सट्रैक्ट करना है, मेरी बात समझ आई नहीं आई? मेरी बात समझ आई नहीं आई कि आपके पास कॉर्न है, छिल्ली, उसका जो बीज आपने उसको पीसा, उसका मलीदा बनाया, उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया। अब आप उसे पकड़े और डिसॉल्व कर दें, जिसके जरिए से आपने उसके अंदर जो ऑयल है उसको उससे अलग करना है। अब अगर सॉल्वेंट ही ऑयल से रिएक्शन कर जाएगा, आप ऑयल को अलग कर लोगे? नहीं कर सकते ना। नहीं समझ आया? देखें, आपके पास पेस्ट मौजूद है, ये पेस्ट है, आपके पास जो सॉल्वेंट है, जब ये आप उसमें डिसॉल्व करेंगे तो जो आपके कॉर्न के का जो पेस्ट है उससे ऑयल इसके अंदर डिसॉल्व होगा, आप बाकी जो इसके अंदर से कचरा उसे अलग कर दोगे। समझ आया? अब अगर ये जो सॉल्वेंट है ये ही उस ऑयल को पक्की, एक तो अपने अंदर डिसॉल्व कर ले और दूसरा पता क्या करे, उससे रिएक्शन भी कर जाए, आपको ऑयल मिलेगा। आपने तो क्या करना, वो ऑयल ऑब्टेन करना है, उस ऑयल को आपने यूज करना है। तो सॉल्वेंट का इनर्ट होना जरूरी है। सॉल्वेंट का अगर रिएक्शन कर गया तो आपका ऑयल खराब हो जाएगा। तो आपको तो उसे किसी तरह रिएक्शन करके दोबारा निकालते हैं बेटा, उसको फिर निकालते हैं किससे? उसको निकालते हैं किससे? प्रोसेस का नाम क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं बताता हूं आपको, इधर देखें, इधर देखें। आपके सॉल्वेंट में आपने जो कॉर्न का पेस्ट था उसे डिसॉल्व कर लिया, फॉर एग्जांपल जो सॉल्वेंट था उसने उसके अंदर से ऑयल, इसके अंदर ऑयल था, ऑयल अब इसके अंदर आ गया और एज इट इज मौजूद है इसके अंदर, दोनों का मिक्सचर बन गया, जैसे ऑयल और पानी का बन गया, वो इसके अंदर आ गया। अब बाकी जो इसके अंदर क्या था, रेजिड्यू था, जो कचरा मचरा था, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो भी है। कचरा इसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा, ऑयल इसके अंदर चला जाए, डिसॉल्व हो जाएगा ना। जब समझ आया? फॉर एग्जांपल मैं मजा देता हूं आपको, आपके पास सैंड और सॉल्ट, खाने के नमक का क्या है, मिक्सचर है। अब आप चाहते हो यार सॉल्ट को अलग करना, क्या करना है, नमक को अलग करना है रेत से। आपने दोनों को पकड़ा और डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, पानी के अंदर। पानी ने नमक को डिसॉल्व करना, रेत को डिसॉल्व नहीं करना। आपने क्या किया, फिल्टर पेपर के ऊपर से ये जो अब आपका सोल्यूशन बना, दोनों को मिला के रेत ऊपर आ जाएगी, नहीं रह जाएगी, और नमक तो पानी में डिसॉल्व है, यहाँ पे आपका सॉल्टी वाटर आपको यहाँ मिल जाएगा, रेत अलग भी नहीं हुई। अब आप क्या करें, पानी को इवेपोरेट करें, नीचे आपका नमक मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सॉल्वेंट है उसने सिर्फ ऑयल को अपने अंदर डिसॉल्व करना है, बाकी जो कचरा उसे उसने डिसॉल्व नहीं करना। आपने फिल्ट्रेशन करनी है, कचरा ऊपर आ जाएगा और सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, ऑयल, ये आ गया। अब बच्चे हमने इसको फ्रैक्शनली डिस्टिल करना है, हम बॉयल हीट करेंगे। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है और ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, ठीक है। सॉल्वेंट का आमतौर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और ऑयल का क्या होता है, उससे ज्यादा होता है। समझ आया नहीं यार? अब जैसे इसको हीटअप करना शुरू करते हो, जो सॉल्वेंट होता है पहले ही वेपर्स में कन्वर्ट होकर दूसरे चैम्बर में चला जाता है। मुझे एक और स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, फिर कर लेते हैं। ठीक है ले, तो क्या हुआ, अब आपके पास ऑयल आ गया, सॉल्वेंट आ गया, आपके पास होता है जी एक चैम्बर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। सो इसके अंदर आपने ला के डाल दिए दोनों को, सॉल्वेंट प्लस ऑयल, आपने हीटअप करना शुरू किया। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल जो आपका सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो ऑयल है उसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरी बात समझ आई नहीं आई? और जब आप हीटअप करेंगे तो जो सॉल्वेंट है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट होगा। यहां से एक पाइप होता है, उस पाइप के जरिए से हम इन वेपर्स को इधर बेटा इसके गिर्द एक ठंडे पानी का पाइप होता है जो इसके सर्कुलेट कर रहा होता है और वेपर्स को कन्वर्ट करता है वापस लिक्विड में, और ये यहाँ पे आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एक बोतल के अंदर। समझ आ नहीं है? तो जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको याद है मैंने कहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर आपका सारा का सारा जो लिक्विड है उसने गैस में जाना है, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ता। याद है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और याद है वेपोराइजेशन।
तो सारा का सारा जो आपका सॉल्वेंट होगा वो ऑयल से अलग होकर बुखारात की शक्ल में दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, पीछे का बच जाएगा ऑयल। अब ऑयल में 70 डिग्री पे जाना, समझ आया नहीं यार? तो इन दिस वे आपने क्या किया, आपके पास एक मिक्सचर था दो लिक्विड्स का जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या डिफरेंट थे, तो आपने क्या किया, बाय बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, दो प्रोसेस है, बॉयल किया और कंडेंस किया, ठंडा किया ना लिक्विड में वापस, बॉइलिंग का रिवर्स कंडेंसेशन होता है। तो आपके पास एक मिक्सचर था दो ऐसे लिक्विड्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट था। आपने क्या किया, बाय यूजिंग द बॉइलिंग और कंडेंसेशन को यूज करके आपने उन दोनों को अलग कर दिया। यहां पे अब आपका सॉल्वेंट मौजूद है और यहां पे आपका ऑयल मौजूद है। So this process is called fractional distillation। और जो मिक्सचर में आपका ऑयल और सॉल्वेंट है ना, ये दोनों के दोनों आपकी फ्रैक्शंस हैं। तो आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंपोनेंट्स पार्ट्स फ्रैक्शंस याद आया, फ्रैक्शन से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कुछ याद हो आपको? नहीं? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, समझ आया नहीं यार? तो बेटा ये बात थी, तो फ्रैक्शंस आपने अलग कर ली। अब समझ आ गया, सेटिस्फाइड है? आगे चलूं। तो जो हमारे अल्केन्स हैं वो एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं, किनके लिए? दूसरी चीजों के लिए, जैसे आपकी ग्रीसेस हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्री में इनको यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनर्ट होते हैं, उस चीज से रिएक्शन नहीं करेंगे। सॉल्वेंट का इनर्ट होना जरूरी है, वरना अगर आपका सॉल्वेंट ही ऑयल से रिएक्शन कर देता तो हमें तो ऑयल चाहिए था, तो ऑयल से भी जान छूटी। चलो पेस्ट में ऑयल तो था ना, लेकिन सॉल्वेंट में डालने से वो तो उल्टा कोई और ही चीज बन गई, तो हमें तो ऑयल चाहिए था। सो देयरफॉर जो हमारे अल्केन्स हैं इनकी इनर्टनेस की वजह से, ठीक है, तो दिस लेक ऑफ रिएक्टिविटी, पहली बात तो ये अनरिएक्टिव होते हैं, उससे पहले नॉन पोलर है, याद नॉन पोलर है, अनरिएक्टिव है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, इस तरह करके याद करना है। पूरी जुमला रटने मानने की कोशिश को नहीं करनी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स दो तीन ही अंदर। नॉन पोलर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है, लेस डेंस है, डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अनरिएक्टिव है क्योंकि नॉन पोलर टुवर्ड्स द आयनिक कंपाउंड, और अनरिएक्टिव होने की वजह से इनको एज ए सॉल्वेंट यूज। फॉर एग्जांपल फॉर हेक्सेन जो है इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द कॉर्न, सोयाबीन, कॉटन सीड्स। उसके बाद अल्केन्स, वो अल्केन्स बच्चे गौर से सुनना, पहला आपका मीथेन है, दूसरा ईथेन है, तीसरा प्रोपेन है, स्टेम नेम एंड द एन, ठीक है। तो याद रखना कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम, ब्यूटेन तक बच्चे ये गैसेस की फॉर्म में, और आपको नेचुरल गैस की शक्ल में मिलते हैं। समझ आया नहीं? अब उसमें चारों मौजूद है, 97% उसके अंदर मीथेन CH4 है, बाकी 3% क्या ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ईथेन है। हमने उस दिन पीछे उसकी कंपोजिशन भी देखी है। सो पहले 4 अल्केन्स जो हैं बच्चे वो गैसेस की फॉर्म में होंगे। अब 4 से आगे अल्केन्स कंटेनिंग 5 to 17 एटम्स ऑफ कार्बन, वो चेंज इसके अंदर 5 से शुरू होकर 17 तक कार्बन एटम्स है बच्चे, वो लिक्विड्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे, बता दिए। Alkanes containing 5 to 17 atoms are colorless, odorless liquids। ना इनका रंग होता है, ना इनकी बू होती है, पर होते लिक्विड है। मजे की बात बताऊं, ये जो नेचुरल गैस है इसकी भी बू कोई नहीं है, इसके अंदर H2S गैस खुद से मिलाई जाती है ताकि लीकेज का पता चल जाए, अदरवाइज मीथेन की अपनी कोई बू नहीं होती। चले आगे। फिर हायर अल्केन जो 17 से ज्यादा कार्बन रखते हैं बच्चे, वो मोम, जो आप मोमबत्ती है ना आपकी, ये अल्केन्स है, याद रखना। तो ये कहता है हायर अल्केन्स आर सॉलिड्स विच आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है। उसके बाद जी अब हैलोजिनेशन है, पहला रिएक्शन अल्केन्स का। हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन में हम बता दें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यही था कि डबल बॉन्ड्स को आपने खत्म करना, मॉलिक्यूल डालना। तो बच्चे हैलोजिनेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ, लेकिन ये याद रखना ये वो वाली हैलोजिनेशन नहीं है। ये जो हैलोजिनेशन है इसमें आपने, जैसे अभी ये जो रिएक्शन था आपका, इसमें आपने क्या किया, हैलोजन को उतारा, हाइड्रोजन लगाया, हैलोजन को उतारा, हाइड्रोजन लगाया। लेकिन इस हैलोजिनेशन में क्या होगा, इस हैलोजिनेशन में क्या होगा, आप हाइड्रोजन को हटाएंगे और हैलोजन को लगाएंगे, रिवर्स है उसका। समझ आया? तो पढ़ लेते हैं पहले, ऑल्दो अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द आयनिक सब्सटेंसेस। पता है हमें जो अल्केन्स हैं वो अनरिएक्टिव है टुवर्ड्स द आयनिक, दूसरी चीजों की तरफ, ठीक है। इस वजह से इनको पैराबेन्स कहते हैं। अल्केन्स रेडियली रिएक्ट विद हैलोजन इन सनलाइट। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या होता है,
सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या होता है, याद रखना, जो अल्केन, जो आपके हैलोजेंस है ना, जैसे क्लोरीन है, इस पे जब सनलाइट पड़ती है ना तो बच्चे ये फ्री रेडिकल्स में चेंज होता है। किसमें? ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, समझ, इनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब अगर इनको कोई अल्केन मिल जाए, क्या मिल जाए, तो ये क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मीथेन है तो ये उससे रिएक्शन करते हैं, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, दूसरा उसकी जगह लेगा, समझ आ नहीं है? तो क्या बनेगा, जैसे मैं भी यहां लिखता हूं CH4 था, क्लोरीन मॉलिक्यूल था, एक क्लोरीन जाकर लग जाएगा, पहले कितने हाइड्रोजन है, 4, अब 3 रहेंगे, एक क्लोरीन 4 लग गया, इसको कहते हैं मीथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन एक कार्बन है ना, 7 एक HCl बन जाएगा। फिर आप कहते हैं इससे भी होगा रिएक्शन, बिल्कुल इससे भी होगा, CH3Cl क्लोरोमीथेन प्लस ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, यू विल हैव, अब 3 हाइड्रोजन थे, एक और रिमूव होगा, CH2Cl2 प्लस क्या बन जाएगा, HCl, दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो, अगेन इस डाइक्लोरोमीथेन के साथ भी रिएक्शन करेगा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, बट यहां पे सनलाइट होगी, मैं HNF लिख रहा हूं, इसका मतलब सनलाइट है। क्या आएगा, अब एक और हाइड्रोजन कम होगा, CHCl3 प्लस HCl, ये ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ फिर एक क्लोरीन जो है वो रिएक्शन करेगा, तो क्या बना देगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, फॉर्मिंग टेट्राक्लोरोमीथेन, एंड यू विल हैव HCl। प्रॉब्लम किसी? ये जो मैंने 4 रिएक्शंस करवाए आपके सामने बच्चे, अगर सूरज की रोशनी डिफ्यूज्ड सनलाइट का मतलब ये होता है मध्यम, मध्यम सूरज की रोशनी में ये रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं, और आपको कोई एक कंपाउंड नहीं मिलता, आपको मिक्सचर्स मिलते हैं कंपाउंड के, आपको HCl भी मिलता है, आपको क्लोरोमीथेन भी मिलती है, आपको डाइक्लोरोमीथेन भी मिलती है, आपको ट्राइक्लोरोमीथेन भी मिलती है, आपको टेट्राक्लोरोमीथेन भी मिलती है, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स देते हैं अल्केन्स जो है बाय द रिएक्शन विद द हैलोजेंस। अब जरा पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो although reactive towards the ionic substance, alkane readily react with the halogen in the sunlight. The reaction of alkanes and halogens is substitution reaction. Addition नहीं है, वो addition था, ये substitution reaction है, हाइड्रोजन उतरेगा, हैलोजन लगेगा, तो this is the substitution reaction। समझ आया नहीं यार? Halogen is the reaction of alkanes with the halogen is the substitution reaction. In this reaction, halogen atom substitutes for one or more of the hydrogen atoms of the alkane. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ, तो बच्चे ये 2 तरह का हाइड्रोजनेशन 2 तरह की है, एक डिफ्यूज्ड सनलाइट की मौजूदगी में और एक डायरेक्ट सनलाइट की मौजूदगी में। ये डिफ्यूज वाला मैंने आपको यहां दे दिया, डायरेक्ट वाला भी आगे आएगा। आपने तो ये कह देना कि दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्केन विद द, दिस इज व्हाट, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बस। इट हैव 2 टाइप्स इन द डिफ्यूज सनलाइट, रिएक्शन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये 4 लिख देने। मीथेन से क्लोरीन ने किया, क्लोरोमीथेन दे दिया, फिर डाइक्लोरोमीथेन दे दिया, ट्राई से क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ये भी यूज करने वाली दुआ, ठीक है। टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो ये 4 कंपाउंड्स बनते हैं इन द डिफ्यूज सनलाइट। 2 तरह के रिएक्शन देती है हैलोजेंस, अल्केन्स के साथ कितनी तरह के रिएक्शन देते हैं, 2 तरह के, लेकिन देते किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। ये रिएक्शंस होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, अगर नहीं होगी नो रिएक्शन। दोनों यूजफुल, धमाका तो होगा, तो क्या पता कभी कभी हमें धमाका भी चाहिए हो इन द वेपन, यू नो। आप समझ आया नहीं यार, हम नहीं समझ आया, वेपन्स में हमें धमाका करना होता है ना, तो क्या पता हम वहां पे धमाका करवाना चाहते हैं, दैट इज यूजफुल, समझ आया। सो देयरफॉर कभी कभी चाहिए होता है, करवाते हैं, लेकिन नुकसानदेह है, खतरनाक। सो एनी प्रॉब्लम, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में 4 आपको चीजें मिलेंगी। याद रखना है कि द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद द हैलोजेंस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट रिक्वायर्स सनलाइट, ये ऊपर सनलाइट नहीं होगी नो रिएक्शन। जी जी, इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे उतना बड़ा धमाका होगा। एक है पटाखा, एक है बम, समझ आ गया ना। आगे चलते हैं। In direct sunlight, the reaction of methane with chlorine is explosive and forms
कार्बन एंड, आप समझ आए। लेकिन याद रखना ये रिएक्शन पीछे सिर्फ कार्बन, अच्छा हाँ ठीक है, इस रिएक्शन से वो कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन ब्लैक, जो आपकी पॉलिश के अंदर नहीं, मतलब कोयला जो है, वो कोयला प्योर कार्बन, उसको कार्बन ब्लैक भी कहते हैं। इस रिएक्शन से ये पता होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनता। भाई वो भी डिफ्यूज, और ये याद रखना आपने, डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में सारे कंपाउंड बनेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनेगा। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन छीन लेता है, पीछे अकेला कार्बन बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ क्योंकि जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्डिंग है, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर याद रखना, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में कशिश की फोर्सेस जनरेट होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। सुधीर जी, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो बॉन्ड होते हैं वो क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड से क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। इसलिए कार्बन के साथ क्लोरीन मिलना पसंद नहीं करती क्योंकि फायदा कम है। आप समझ आया नहीं यार? ये वजह प्रॉब्लम किसी को एनी कन्फ्यूजन? या जो मैंने अभी पीछे आपको CCl4 बना के दिया ना, ये वाला, देखो मेरी बात सुनो, मैं जस्टिफाई कर देता हूँ उस बात को। जैसे ये CCl4 है, ये मजीद मीथेन से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मीथेन होगा इसके हाइड्रोजन इससे 4 के 4 चीन के Cl बन जाएंगे, पीछे फिर आपको कार्बन, आप ठीक 4 Cl मिल जाएंगे आपको, पीछे फिर कार्बन मिल जाएंगे। अगर कोई बना भी ना इसके अंदर, कोई बना भी CCl4, तो क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा एफिनिटी है इनके मिलने की। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी? नहीं, कार्बन सिर्फ, ऑक्सीजन तो है नहीं इस रिएक्शन में, नहीं, तो therefore you will have only carbon। कार्बन मैंने पीछे ये बना के दिया था CH4 प्लस Cl2, you will have CCl4 प्लस 4HCl, ऐसे था, ये 4 होंगे। लेकिन बच्चे ये जो CCl4 बन गया है ये मजीद मीथेन से मिलेगा और ये भी कार्बन में कन्वर्ट होगा। C2 बनेगा, C2 बनेगा। इसका कोई फार्मूला नहीं है, लाखों एटम से इकट्ठे रहते हैं, तो ये एक एक एटम भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ C लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे। क्लियर हो गया जी? द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन यूजुअली प्रोड्यूसेस ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लोरीनेशन जो होती है मिक्सचर देता है, मैंने जो पीछे डिफ्यूज, हम आमतौर पर डिफ्यूज सनलाइट में करवाते हैं। ठीक है, तो गिव्स ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स द ट्रेंड इन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अल्केन्स इज एज फॉलोज। अब सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा वो क्लोरीन देगा, जो ज्यादा एफिनिटी रखता है वो सबसे, जो समझ आया नहीं, जो ट्रेंड है रिएक्टिविटी का, जो ज्यादा एफिनिटी रखता है हैलोजन से, हैलोजन मिलने की अल्केन्स के साथ, वो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर मतलब जो सबसे ऊपर छोटा है फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो जो ट्रेंड आपसे मतलब पूछ सकता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हैलोजेंस रिएक्टिविटी विद अल्केन्स, तो आपने ये लिखना है कि फ्लोरीन का ज्यादा ट्रेंड है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। मतलब अगर आपके पास बादरा गौर से सुनना, आपके पास फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इधर से फ्लोरीन आ गई, तो फ्लोरीन रिप्लेस करेगी इसको इसके कंपाउंड से, उसकी जगह लेगी। ये है ट्रेंड का मतलब कि ज्यादा एफिनिटी कौन रखता है कार्बन से मिलने की, क्लोरीन या फ्लोरीन। तो ज्यादा रिएक्शन की एबिलिटी कौन रखता है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, क्लोरीन रिएक्ट स्लोली इन डार्क एट रूम टेम्परेचर। अंधेरे कम रोशनी आ रही है तो स्लोली रिएक्शन करती रहती है, बट रैपिडली इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट, मतलब ये भी एक्सप्लोजन देगी। ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन द क्लोरीन एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है, फ्लोरीन को टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, धमाके से रिएक्शन करती है। लेकिन क्लोरीन डार्क में स्लोली करती है, लेकिन सनलाइट में वो भी धमाके से रूम टेम्परेचर पे। लेकिन ब्रोमीन को अपना रिएक्शन करवाने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ सन थोड़ी सी हीट चाहिए, लेकिन इन द, ठीक है, तो ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन द क्लोरीन एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ब्रोमीन के रिएक्शन के लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तो फिर ये रिएक्शन देती है। आयोडीन इज एसेंशियली अनरिएक्टिव, ये इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं करती आयोडीन। सो कंबस्टन है, तो हमने जो रिएक्शंस पढ़ने ना अल्केन्स के बच्चे, प्रिपरेशन के भी 2 मेथड्स हैं, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स एंड एल्कीन्स, 2 मेथड हैं, हमने दोनों पढ़ लिए। हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, अनरिएक्टिव है, नॉन पोलर है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि इनकी डेंसिटी कम होती है, इनकी प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।
उसके बाद हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सिर्फ दो पढ़ी है, एक हैलोजिनेशन है, एक इनडायरेक्ट सनलाइट होगी, एक डिफ्यूज सनलाइट में, दोनों आपको आने चाहिए, बात मोटा मोटा ही है। कंबस्शन क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। कंबस्शन भी दो तरह की होती है, एक हैलोजिनेशन इसका केमिकल रिएक्शन है और एक इसके कंबस्शन है, बाकी कोई नहीं हमने पढ़ी। प्रिपरेशन के दो मेथड पढ़े, प्रॉपर्टीज फिजिकल पढ़ी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हैलोजिनेशन है, कंबस्शन है। हैलोजिनेशन दो तरह की है, एक डिफ्यूज सनलाइट में, एक डायरेक्ट सनलाइट में। अब हमारे पास कंबस्शन भी दो तरह की होगी, एक होगी कंप्लीट कंबस्शन और एक होगी इनकम्प्लीट कंबस्शन। अगर तो ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट हुई, क्या हुई? अगर तो ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट हुई, ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में हुई, तो बेटे कंबस्शन कंप्लीट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्शन याद रखना, दैट टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज ए प्रोडक्ट एंड ईट इज। बस समझ आ नहीं आया? कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, दैट इज द कंप्लीट कंबस्शन। जो इनकम्प्लीट कंबस्शन है उसके नतीजे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, कार्बन भी मिलेगी, कार्बन भी मिलेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर मिलेगा। इनकम्प्लीट कंबस्शन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगी, कार्बन भी मिलेगी, लेकिन कंप्लीट कंबस्शन के नतीजे में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रिएक्शन कंबस्शन, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और एयर दैट कॉजेज द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, इट्स कॉल्ड कंबस्शन। ये डेफिनेशन है कंबस्शन की, समझ आ गया? कंबस्शन क्या? रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और एयर, मतलब एक ही है, ठीक है। दैट कॉजेज द रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड द अपीयरेंस ऑफ फ्लेम, मतलब हीट भी मिलेगी और बच्चे साथ आपको क्या मिलेगा? फ्लेम मिलेगा। रिएक्शन ऑफ सम सब्सटेंस विद द ऑक्सीजन दैट कॉजेज द रिलीज ऑफ रैपिड रिलीज ऑफ हीट एंड प्रोड्यूसेस द फ्लेम, इज कॉल्ड कंबस्शन, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ आ गया? जी बच्चे, जो फ्लेम के कलर होते हैं, फ्लेम होते नहीं है, एनर्जी होती है। मेरा मैं आपको जवाब दे देता हूँ उसका, ठीक है, लेकिन थोड़ा आसान है और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या जवाब आपको मिलेगा वैसे सेकंड ईयर के ये कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? एक ग्रीन कलर है, एक ब्लू कलर है, बड़े बड़े मजेदार कलर होते हैं, एक कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं बेटा? मेरे ख्याल में, मैं जो समझता हूँ, मैंने आपको इतने टूल्स नहीं दिए जिनकी मदद से मैं आपको समझा सकूं कि ये कैसे कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, वरना मैं आपको समझा देता। अभी फिलहाल जो हमने पढ़ा, जो मैंने अभी बताया आपको, उसके अंदर वो टूल्स मैंने आपको नहीं दिए जिनके जरिए से मैं आपको समझा सकूं कि ये कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सिर्फ फिलहाल ये समझ लो ब्लू कलर होता है, लेकिन वजह है, वाकई वजह है, लॉजिकल रीजन है कि ये कलर्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल इसके जवाब है, बड़े खूबसूरत किस्म के जवाब है, मैं अभी दे भी सकता हूँ आपको, लेकिन आपके पास वो टूल्स नहीं है। मुझे आपको वो समझाने के लिए तकरीबन कोई 3-4 घंटे का और लेक्चर देना पड़ेगा। सो अभी बेहतर यही है कि आप सब्र कर ले थोड़ा, ठीक है। तो कंबस्शन दो तरह की है जी, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अल्केन्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ठीक है। कंबस्शन है क्या? डेफिनेशन याद करनी है, अब तरीका बता रहा हूं, फिर बताना देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंबस्शन ऑफ अल्केन्स। Number 1, complete combustion. That type of combustion which produces the carbon dioxide, water and heat is called complete combustion, and it occurs in the excess amount of oxygen. नहीं समझ आया? ये बताना आपने, ये डेफिनेशन लिख लेनी है, रिकॉर्ड हो चुकी है, अब लिखना आपने खुद। So for example, following reactions occur when natural gas is burned. ये रिएक्शन अकर होते हैं जब नेचुरल गैस बर्न करती है, बट ये कंप्लीट कंबस्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है, हीट मिल रही है, कंप्लीट है। इनकम्प्लीट कंबस्शन, इसकी डेफिनेशन ये है, दैट टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस। सादा सी बात है, उसकी नेगेशन ले लो पहले, फिर भी बन जाएगी। या ये कह दो दैट टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर आर प्रोड्यूस, साथ हीट भी मिलेगी यार, दैट इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्लियर हुआ? बट इट अकर्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना, it is the supply of oxygen that makes the combustion complete or incomplete. If the oxygen is in the limited supply, then the combustion will be incomplete. ठीक है, तो ये कंडीशन है कंप्लीट कंबस्शन की। कंडीशन क्या? इनकम्प्लीट की कंडीशन क्या? So incomplete combustion occurs in the presence of limited supply of oxygen
in the ठीक है supply of oxygen combustion of methane gives carbon monoxide carbon and water. These are incomplete combustion. डिफाइन कर लेना आप लोगों ने। और इसके बाद हमारे यूजेस आ गए, ठीक है। आपको ये पता अल्केन्स की कंबस्टन से आपको एनर्जी मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही? सो बेटे इसी चीज को हम लोग फिर यूज करते हैं, कहते हैं द लाइटर अल्केन्स आर वाइडली यूज्ड एज फ्यूल। कंबस्टन की वजह से जो आपके लाइटर अल्केन्स हैं हम उन्हें यूज करते हैं किसके लिए? किसके लिए? फ्यूल के तौर पर। क्यों? तो मतलब व्हाई लाइटर अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल? वजह ये है देयर कंबस्टन कैन बी कंट्रोल्ड। अगर वो हायर अल्केन्स होते हैं कंबस्टन क्या होती? अनकंट्रोल्ड होती, हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो इनकी कंबस्टन कंट्रोल है, ठीक है। समझ आया नहीं यार? अब माहम का एक सवाल पैदा हो सकता था जो मुझे पता है, और मैं वैसे चलो पूछे बता देता हूँ कि अगर लाइटर की क्यों कंट्रोलेबल है और हायर की क्यों कंट्रोल्ड है? तो बेटा जितनी कार्बन की चेन लंबी होगी ना, ठीक है, उतना कंट्रोल जो होगा वो मुश्किल होगा, और जितनी कार्बन की चेन छोटी होगी उतना कंट्रोल भी क्या होगा, ठीक है। तो कार्बन की जब चेन लंबी होती है ना तो कार्बन एटम्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में थोड़ी देर लगेगी, इस वजह से कंट्रोलिंग थोड़ी देर से होगी। जब कार्बन की चेन छोटी होगी रिएक्शन फौरन से होकर खत्म हो जाए। अब समझ आया? इसलिए ठा करके आग लगती है चूल्हे को जब आप नेचुरल गैस जलाते हैं। तो उसके बाद दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर ग्राम। और मजे की बात ये जो हीट प्रोड्यूस करते हैं ना 1 ग्राम। अब एक बात ये भी बताऊं, लाइटर अल्केन्स में इनकम्प्लीट कंबस्टन के चांसेस भी क्या होते हैं? कम। लेकिन जो हायर होते हैं उनमें इनकम्प्लीट कंबस्टन के चांसेस भी क्या होते हैं? किन में बेटा? हायर अल्केन्स में। लाइटर के अंदर कार्बन ज्यादा होता है कि हायर के अंदर? नहीं, कार्बन जो देखें ये बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अगर चेन लंबी होगी ना तो ऑक्सीजन के साथ मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हीट कब ज्यादा मिलती है? जब कंबस्टन कंप्लीट होती है। तो जो लाइटर अल्केन है ये ज्यादा कंप्लीट कंबस्टन देने के काबिल है, इसलिए। आप समझ आया? इसलिए पर ग्राम जो ये आपको एनर्जी दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं। मेरी बात समझ आई कि ये जो अगर लाइटर अल्केन का 1 ग्राम जलाएं तो ज्यादा एनर्जी मिलती है, और हायर अल्केन्स का 1 ग्राम जलाएं तो एनर्जी कम मिलती है। वजह क्या है कि जो लाइटर अल्केन्स हैं उनमें कंबस्टन कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो हायर होते हैं उनमें कंबस्टन इनकम्प्लीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं चेन की लंबाई की वजह से। वो जो लाइटर अल्केन होते हैं मतलब उनकी चेन छोटी होती है कि लंबी होती है? छोटी होती है, इसलिए तो लाइटर है, और जो नींद भी बड़ी होती है, ठीक है। अच्छा जी, दे आर चीप एंड रेडीली अवेलेबल। और मतलब पास सस्ते होते हैं और बड़ा आसानी से अवेलेबल है। ताज पर लोग गैस बाहर आ रही होती है जी। जो हायर होते हैं उनकी लंबी चेन होती है तो वो तेजी से कैसे नहीं चलते ना तेजी से, ये तो कह रहा हूँ। तो इंतजार करना पड़ता है। हाँ जी, इस वजह से उनकी जो कंबस्टन है वो अनकंट्रोल्ड है। समझ आ गया? अच्छा जी, उसके बाद लास्ट जी हमारा टॉपिक है इसका यूजेस ऑफ मीथेन। तो मीथेन को हम यूज करते हैं एज ए स्वीट गैस, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं, एज ए कार फ्यूल यूज करते हैं सीएनजी के तौर पर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर, एंड इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1। तो मीथेन के कार्बन को हम किसमें चेंज कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड में बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन। कार्बोनाइल ग्रुप मिला, उसके दोनों साइडों पे हम आयन लगाएंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? यूरिया, ठीक है। तो ये अब ये पीछे वाले चैप्टर की बात है जो मैंने इनको बताई है। आपने याद रखना कि लाइटर अल्केन्स क्यों यूज होते हैं एज ए फ्यूल। पहली बात, उनकी कंबस्टन कंट्रोलेबल है, और वो पर ग्राम जो है उनकी दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम, एंड दे आर चीप एंड रेडीली अवेलेबल, फॉरन अवेलेबल है। यूजेस क्या है जी? डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल के फ्यूल के तौर पे यूज होते हैं, और जो आपकी मीथेन गैस है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में भी यूज होती है। मैंने हिंट दे दिया क्योंकि उसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, वो कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके दोनों साइडों पे हमें अमाइन ग्रुप से लगाने पड़ेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। और ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे अल्कीन्स है, तो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा अल्कीन्स आपको, सिर्फ यहाँ तक हम बात करते हैं। इंशाल्लाह कल अल्कीन्स और अल्काइन दोनों को खड़ा खत्म करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको समरी दे देता हूँ। अल्केन्स की डेफिनेशन हमने की कोटेशन मार्क में, जनरल फार्मूला पढ़ लिया, जनरल फार्मूला पढ़ा, डेफिनेशन की, डेफिनेशन के अंदर स्ट्रक्चर बता देते हैं हम लोग, फिर उसकी प्रिपरेशन के 2 मेथड देखे। पहला मेथड क्या था? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स एंड अल्कीन्स से तैयार करते हैं।
दूसरा मेथड क्या था, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक सॉल्यूशन। याद आ गया। उसके बाद बेटा हमने जो दूसरा ये प्रिपरेशन 2 पूरी हो गई। फिर बेटा हम लोगों ने इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो देखेंगे। वो जो अल्केन्स हैं ये क्या होता है जी, अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, सारी बातें हमने की, ये सारी देख लेनी आप लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी पढ़ी है, 2, हैलोजिनेशन पढ़ी है, डिफ्यूज सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में। फिर हमने कंबस्टन पढ़ी है, कंप्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन। फिर हमने कहा कि जो हमारे लाइटर अल्केन्स हैं वो यूज होते हैं एज ए फ्यूल। व्हाई? पहला रीजन ये था कि उनकी कंबस्टन कंट्रोलेबल है। दूसरा रीजन ये था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय दियर 1 ग्राम, ठीक है, और दूसरी बात ये चीप एंड रेडीली अवेलेबल है। आखिर पे हमने यूजेस कर लिए, हेडिंग बाय हेडिंग आपको याद करवा, समरी दे दी। कोई एक बच्चा आकर मुझे समरी बता देना तो मैं इतना खुश हो जाऊंगा ना, बिल्कुल जी। तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर जो है फिनिश करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। फी मानिल्लाह। दुराना लेक्चर कोई बाबुरी लगी हो उसके लिए माजरत। अल्लाह हाफ़िज़।